नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जितने भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो। तो मैं यहाँ साफ साफ कहूँ, जेएसएससी झारखंड स्टेट या वे बिहार एसएससी या इसके अलावे रेलवे में भी अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखिए जीके का वेटेज बहुत अच्छा आने वाला है। हर एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, है ना। और हम लोगों ने स्टार्ट किया है पहले मॉडर्न हिस्ट्री में कहा मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है। और आज हम लोग 5th क्लास में पहुंच चुके हैं। अब एक बात को समझिए, जैसे कि आज हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत में जो आगमन हुआ है इसको समाप्त कर देंगे। सारी की सारी कंपनियों के बारे में, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी हो। लेकिन सबसे मजेदार वाली बात होगी 6ठे क्लास में, जहां आप समझ पा रहे होंगे या आपकी जो समस्या होती है शॉर्ट जो नोट्स कैसे बनाए सर, या फिर कह लिया जाए कि याद कैसे करें। क्योंकि क्लासेस तो आपने बहुत सारी कर ली है, कई सारी किताबें पढ़ ली है, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले एक पेज में ही भाई, है ना, एक आगे का पेज, मतलब आगे और पीछे यानी एक पेज में A4 साइज का जो पेज होता है ना, उसमें ये पूरा यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन समाप्त हो जाना चाहिए। मोटा कॉपी से आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा जब तक ये शॉर्ट नोट्स नहीं होगा। तो ये कैसे बनाएंगे भाई, ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ 6ठे क्लास में। आप देख लीजिएगा, याद तो मैं पूरे क्लास में ही करवाते चल रहा हूँ, तो बहुत मजा भी आ रहा हो आपको। बाकी इससे ज्यादा विनम्र, ज्यादा आपका मैं समय नहीं लूंगा, सेशन स्टार्ट करता हूँ। 5वां क्लास होगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चारों क्लास को देखिएगा, से कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। जो एडमिशन के लिए बातें पूछ रहे होते हैं भाई, जो सिस्टमैटिक वे में ऑलरेडी सारी चीजें वहां पे समाप्त है या फिर होने के कगार में है, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एग्जामिनेशन, जेएसएससी की कक्षपाल हो, एलडीसी हो, फील्ड वर्कर हो, दरोगा हो, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, सीजीएल, इसके अलावा उत्पाद सिपाही, एनटीपीसी, हर एग्जामिनेशन की आपको यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। एप्लीकेशन लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फोकस स्टडी भी तभी आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। और ये नंबर है, आप हमसे कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पे भाई। हम लोगों ने जो चीजें पढ़ ली है, एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करते चलता हूँ, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। हमने आपको बताया भाई टॉपिक का नाम क्या है, यूरोपीय। एकदम ऐसे ही पढ़िए भाई कि दिमाग में छप जाए, फिर क्लासरूम के बाद फिर आपको कोई काम नहीं बचना चाहिए। यूरोपीय जो कंपनी है आपकी, इस यूरोपीय कंपनी का आगमन कहाँ हो गया है, भारत में। तो हमने बताया था कि यूरोप के 5 देश आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पुर्तगाल के बारे में, फिर मैंने आपको बताया डच के बारे में, फिर आपका आएगा नंबर अंग्रेज के बारे में, फिर आएगा आपका नंबर डेनिस के बारे में, और फिर आपका नंबर आएगा फ्रांस के बारे में, है ना। देखिए, ये वो अंग्रेज है जिसके बारे में पूरा इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है। तो आपने देखा कि पुर्तगाल जो है 1498 में भारत आया है, और ये भारत छोड़ के कब जाएगा, 1961 में। सबसे पहले आता है और सबसे अंतिम में जाता है। और 1961 में किसको आजाद करता है, इसके अधीन कौन सा क्षेत्र रहता है, तो एक तो आपका गोवा, दूसरा दमन और तीसरा दीव, है ना। ये हो गया काम। फिर डच कब भारत आए भाई, तो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने कंपनी का गठन कब कर लिया था, 1602 में। लेकिन लास्ट ये फाइनल भारत छोड़ के कब जाते हैं, 1759 में। कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध, ये भी आपको याद हो गया होगा भाई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी होती है, ये बंद तो जाती है 31 दिसंबर 1600 में ही, लेकिन ये भारत कब आते हैं, 1608 में भारत आते हैं। इसके बारे पूरा विस्तार से ही हम लोगों को पढ़ना है, अंग्रेजों के बारे में। और ये तो भाई भारत कब छोड़ करके जाएगा, 1947 में। इसके बाद डेनिस के बारे हमने देख लिया है कि 1616 में भारत में आते हैं, और ये भारत छोड़ के कब जाते हैं, 1869 में। और एकमात्र ऐसा डेनिस जो होगा जो अंग्रेजों के साथ कोई युद्ध नहीं करेगा, बल्कि अपनी सारी फैक्ट्रियां, अपनी जितनी भी व्यापारिक कोठी होगी, वो सारा का सारा किसको सौंप के चला जाता है, अंग्रेजों को सौंप करके चला जाता है। और इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन 1664 में होंगे, और ये भारत छोड़ करके कब जाएगा, तो ये आपको आज मालूम चल जाएगा, ठीक है। और कौन सा युद्ध होगा, तो 1760 में आपको मैं बताऊंगा तीसरा कर्नाटक युद्ध होगा, जिसमें आपका वांडीवास का युद्ध होता है, ठीक है। इस वांडीवास के युद्ध के साथ ही जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य होता है, ये पूरा समाप्त हो जाता है। तो भाई देखिए, ये यही सब जो शॉर्ट नोट्स बनेगा रिवीजन करने के टाइम में, ये आप देखेंगे। पुर्तगाल, भाई पुर्तगाल 1498 में, 1961 में आया। लास्ट इनका जो क्षेत्र आया था गोवा दमन द्वीप। डच आया 1602 में, 1759 में गया। कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध। बाकी इनकी व्यापारिक कोठी का भी मैंने काम आपका पूरा कर दिया है एक मैप में। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पुर्तगालों का ग्रीन कलर से मैंने दिखा दिया सारी फैक्ट्री।
डचों का मैंने दिखा दिया है पिंक कलर से, डेनिस को मैंने ब्लैक कलर से, और फ्रांस को मैंने इस ब्लू कलर से। मैंने सारे एक मैप में ही हो गया काम, तो इसलिए मैंने बोला A4 साइज में ही पूरा ये टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। और फिर ये पूरा एक तो ये भी मैप आपको मैंने अलग अलग करके रिवीजन करवाया था क्लास में, और ये सारी चीजें हैं आगमन और स्थापना, और यहाँ पे जो है मुगल बादशाह वगैरह ये सारा मैंने करवा रखा है ना। तो चलिए आज हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कल मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग चलते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो भी कल अगर आपने को मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं ना, जो भी चीजें आपने किया है उसको रिवीजन भी आप कर लेंगे, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भारत कब आ रहे हैं, तो देखिए समझिए क्या होता है, स्टोरी को आप एक बार समझ लीजिए। देखिए फ्रांस के जो राजा, देखिए फ्रांस जो है यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है भाई, ठीक है। यूरोप का क्या है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देश है, बहुत मजबूत देश है यूरोप का। कहा जाता था कि फ्रांस जो कह दे यूरोप का सारा देश उसको क्या करते थे, मानते थे, ठीक है। तो फ्रांस के जो राजा थे कौन थे, लुई 14वां, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से राजतंत्र होता है ना, उसी प्रकार से यूरोप में जो फ्रांस जो देश है यहाँ पे राजतंत्र था, जो ये कह देते थे वही होता भी था, वही किया भी जाता था सारे लोगों के द्वारा। तो इनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं जो इनके सलाहकार थे, जिनका नाम है सलाहकार का कॉलबट। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है मेरे भाई, कॉलबट साहब। कॉलबट ने ही लुई 14वां को क्या करते हैं भाई की सलाह देते हैं कि भाई हमें भी भारत के साथ क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पुर्तगाली ने भारत के साथ ट्रेड करके, जो एक गरीब देश है, बहुत अच्छा काफी मुनाफा कमा करके अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा कर रखा है, अंग्रेज कर रहा है, डच कर रहा है, डेनिश कर रहा है, इसलिए हमें भी तो बहुत अंतिम में ये आएंगे 1664 में। तो इनके सलाह पे ही, कॉलबट के सलाह पे तो पूछा जाएगा कि जो फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया था, किसने सलाह दिया था, तो लुई 14वां के जो मंत्रिमंडल में जो एक मंत्री थे, जो इनके सलाहकार थे, कौन थे भाई, कॉलबट साहब थे। इनके ही सलाह पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1664 में, ठीक है। और ये जब भारत आए तो भारत में इनका आगमन 1664 में होता है, और ये भारत में 1668 में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, कहाँ पे, सूरत में, अपनी पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ बनाया, तो सूरत में। तो अब आइए मैप में, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बना रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको कल भी बता रखा था, एक बार मैं ये मैप बना दूं पहले, देखिएगा, इसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए ये हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, और ये देखिए ये हो गया आपका हैदराबाद वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका मैसूर हैदर अली वाला जो राज्य हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या बोला था, ये कर्नाटक है, राज्य के पुनर्गठन से पूर्व की, यानी कि ये 1600 की बात हो रही है, 1664 में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक। हालांकि कर्नाटक आज आपको कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ आंध्र प्रदेश मिलता है, ये आपका केरल है, ये आपका तमिलनाडु है। लेकिन ये अभी का समय है, यानी कि राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उस समय की बात हो रही है। उससे पूर्व मैं आपको बात यहाँ बताऊं कि इसको क्या कहा जा रहा है, कर्नाटक, ये मैसूर राज्य, और ये हैदराबाद का निजाम, ये मैंने कल बता रखा था। तो फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया, सूरत में 1668 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहाँ बनाया भाई, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया, मसूलीपट्टनम में, ये रहा आपका मसूलीपट्टनम। फिर इन्होंने पांडिचेरी में, ठीक है, इन्होंने अपनी पांडिचेरी में अपना एक व्यापारिक कोठी बनाया। फिर यहीं पे कराईकल में, तमिलनाडु में जो स्थित है, कराईकल में, पांडिचेरी भी कहाँ हो गया, तमिलनाडु में, ये आपका जो हो गया मसूलीपट्टनम कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ यनम, यनम यानी कि ये भी कहाँ आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी क्या करी, फैक्ट्री लगाई। और केरल में यानी कि माहे, केरल में कहाँ, तो माहे में इन्होंने क्या की थी, अपनी व्यापारिक कोठी बनाते हैं। और इन्होंने बंगाल में भी कहाँ पे, चंद्रनगर में अपनी बस्ती बनाई थी। मैंने क्या क्या बताया, एक बार रिविजन करते हैं। चलिए फ्रांसीसियों का मैं मैप तो बना ही रखा, तो यहीं से मैं आपको रिवीजन करा देता। देखिए ये रहा आपका, ये पहले ये मैप देखिए, ये जो अभी का समय यानी 1664 का जो समय है, इस समय का ये मैप हो गया। ये जो क्षेत्र आपको दिखाया गया, ये हैदराबाद का क्षेत्र हो गया, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया। जो आज आपको कर्नाटक कहाँ देखने को मिलता है भाई, ये रहा आपका कर्नाटक, ठीक है ना। ये आपका पूरा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो टेंशन नहीं लेना, ये राज्य के पुनर्गठन के बाद का ये मैप है भाई। इस समय अभी तो पुनर्गठन हुआ नहीं है ना, तो इस समय ये मैप आपको ध्यान रखना है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अंग्रेजों का विस्तार भी देखेंगे। तो यही मैप मैं आपको दिखाऊंगा कि मैसूर के साथ युद्ध करेगा अंग्रेज, कर्नाटक का युद्ध होगा, अभी हैदराबाद का क्षेत्र अभी कैसे विजय करेगा अंग्रेज, वो सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो तट है, ये कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ये कोंकण तट है। तो आपको ये क्लियर हो गया कर्नाटक कौन सा तट पे स्थित है भाई, तो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, कोंकण तट मत बोलिएगा, क्योंकि आज के मैप में भाई ये हो गया आपका कर्नाटक, और ये जो तट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट। तो कर्नाटक को कोंकण तट के में ही स्थित है।
तो ये आज के मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं जो आपको क्लियर करवा रहा हूँ डाट, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइएगा भाई। चलिए, ये हो गया आपका मालाबार तट, ये हो गया आपका कोंकण तट, ये भी क्लियर है। अब देखिए फ्रांसीसियों की जो अपनी व्यापारिक कोठी इन्होंने स्थापना किया, तो सबसे पहला इनका जो व्यापारिक कोठी कहाँ बना, व्यापारिक कोठी पहली इन्होंने बनाई 1668 में, कहाँ पे, तो सूरत में, ठीक है। ये रहा आपका सूरत में इनकी पहली व्यापारिक कोठी, ये हो गई, ठीक। इसके बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया, यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, अभी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पौंडीचेरी में, कराईकल तमिलनाडु में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, और केरल में कहा, माहे में, ठीक है। और यानी माहे कहाँ स्थित है, केरल में, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा। और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, तो चंद्रनगर में इन्होंने अपनी बस्ती बनाई। और कहाँ पे, तो जस्ट उसके बगल में ही अगर आप देख पाए तो यहाँ पर अंग्रेजों का एक किला है, फोर्ट विलियम्स किला, ठीक है। और दक्षिण में पहले से ही अंग्रेज काफी मजबूत है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे भी इन्होंने मद्रास में क्या कर रखा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अंग्रेजों की अपनी एक किला है, सेंट डेविड किला, ठीक है, मद्रास में जो स्थित है अंग्रेजों की। तो ये पूरा व्यापारिक कोठी हो गया किसका, फ्रांसीसियों का। तो चलिए एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं मैप में, कि आपको याद है कि नहीं भाई। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापारिक कोठी का आप एक बार मैप में बनाइए, लोकेशन देख करके कि कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है। चलिए, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, चलिए हम लोग काम करते हैं, इनका मैप में दिखाते हैं इनका। देखिए सबसे पहले ये रहा सूरत, 1668 में सूरत में इनकी क्या बनी भाई, पहली व्यापारिक कोठी बनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने बताया था मसूलीपट्टनम में इनकी पहली दूसरी व्यापारिक कोठी हो गई। उसके बाद यहीं यनम जो है आपका, यहाँ पे भी इनका अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ माहे में, यानी कि केरल में जो स्थित है, यहाँ पे तमिलनाडु में कहाँ पे, तो कराईकल में। उसके बाद ये पौंडीचेरी, देखिए पौंडीचेरी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक, और आज यहाँ पे जो उनकी संस्कृति देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ, स्पेशली यनम में, उसके बाद पौंडीचेरी में, कराईकल में, माहे में, यहाँ पे फ्रांसीसियों की संस्कृति है। पौंडीचेरी कहाँ है भाई, तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ है, तो केरल में। ये सब याद रखिएगा। और बंगाल में भी आपने यहाँ पे देख लिया है इनकी एक व्यापारिक कोठी, कहाँ, चंद्रनगर में। और जस्ट इसके बगल में एक किला है अंग्रेजों का, फोर्ट विलियम्स किला। और अंग्रेजों का एक किला मद्रास में आपको मैंने बताया, सेंट डेविड किला, ठीक है। सेंट डेविड किला ये है अंग्रेजों की। तो ये पूरा फ्रांसीसियों की क्या हो गई, व्यापारिक कोठी हो गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइएगा। अब देखिए क्या हुआ, फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपना एक गवर्नर बना करके भारत भेजा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करने के लिए 1731 में, जिनका नाम है डुप्ले साहब। भाई देखिए, ये डुप्ले की राजनीति को समझिएगा। ये व्यापार यहाँ पे उनको भेजा गया था बंगाल में 1731 में, किसको, डुप्ले को। अब डुप्ले क्या देख रहा है, डुप्ले की नीति क्या है, इनका ये मानना था कि हम जो व्यापार से जितना मुनाफा कमाएंगे, उससे ज्यादा मुनाफा अगर हम राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं बंगाल में, तो उससे ज्यादा कई गुना कमाएंगे। इसका मतलब क्या, राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसा है, देखिए ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। तो बंगाल में जो नवाब है, बंगाल का जो नवाब है, यहाँ मान के चलिए X% कोई नवाब है, और यहाँ एक Y% है जो अगला नवाब बन सकता है, या इतना मतलब कि पावरफुल है। तो इसको डुप्ले क्या बोल रहा है कि भाई आप इसके ऊपर आक्रमण करिए, इसकी हत्या करवाइए, हम आपको सेना देते हैं, और आपको इसके ऊपर आक्रमण करके आप खुद बंगाल का नवाब बनिए, ठीक है। क्योंकि आप इतने प्रतिभाशाली है, इनको फुला दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब अगर ये इसके ऊपर आक्रमण कर दे रहा है, इसको सेना कौन दे रहा है, डुप्ले, फ्रांसीसियों की सेना है। अब ये बन गया है बंगाल का नवाब, ये Y%। तो सिंपल सी बात है, ये अगर राजा बना है तो इसको मदद किसने किया, डुप्ले ने किया। तो ये कुछ ना कुछ खुश होकर किसको देगा, तो ट्रेड से जितना कमाई हो रहा, मान के चलिए 1 करोड़ सालाना, वो 1 सेकंड 2 सेकंड में ही ये जैसे ही गद्दी में बैठेगा, इसको 2 करोड़ 10 करोड़ क्या करेगा भाई, खुशी से डुप्ले को मिल जाएगी। और यही चीज को डुप्ले की ये जो आप कार्यशैली को देख रहे हैं, ये देख करके सीख कौन रहा होता है, अंग्रेज। और यही कार्यशैली आज इन द सेंस की जब भारत के इतिहास जो आप पढ़ेंगे, अंग्रेज भी यही कार्य करेगा। भारतीयों की जो स्थानीय जो राजा होंगे, अगला राजा कौन बनेगा, उसमें हस्तक्षेप करने की क्रिया शुरू कर देती है। तो ये सीखा किससे था, डुप्ले का ही देन है भाई। तो इस कारण जो डुप्ले साहब है ना, बहुत अधिक इनकम हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी अधिक मुनाफा हुआ। तो इस कारण जो फ्रांस के जो गवर्नर इनको बना करके भेजा गया था वेस्ट बंगाल का, अब इनको 10 साल के बाद यानी कि 1741 में इनको कहां भेज दिया गया, दक्षिण में, साउथ में।
क्योंकि साउथ में अंग्रेजों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, उनको टक्कर देने के लिए इनको भेज दिया गया यहाँ पे। तो अब समझिएगा इस मैप में ध्यान पूर्वक से होगा क्या यहाँ पे, अब देखिएगा इस मैप को ध्यान पूर्वक से समझिए। देखिए ये हो गया आपका मैसूर, ये हो गया कर्नाटक और ये हो गया हैदराबाद, ठीक है। ये हो गया आपका हैदराबाद, ये हो गया आपका कर्नाटक और ये हो गया आपका मैसूर। अब यहाँ 1741 में फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? डुप्ले, दक्षिण में, साउथ में, ठीक है। और साउथ में अंग्रेजों की स्थिति बहुत अच्छी है। और डुप्ले का जैसे मैंने आपको बताया रणनीति क्या है भाई, जो यहाँ पे जो आ गया है साउथ में कर्नाटक और हैदराबाद, यहाँ के जो निजाम होंगे और कर्नाटक का जो नवाब होगा उस कौन बनेगा, अगला नवाब कौन बनेगा, उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगा कौन? डुप्ले, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि अब जैसे डुप्ले किसी को बैठा रहा है गद्दी में, एक्स पर्सन को, तो सिंपल सी बात है ये एक्स पर्सन इसके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा, इसके हित में ही करेगा। अब इससे नुकसान किसको है? यहाँ पे जो अंग्रेज है भाई। अब ये देख करके अंग्रेज क्या करेगा भाई? इस डुप्ले पे, ठीक है ना, डुप्ले पे ही आक्रमण कर देगा। इस कारण अंग्रेज और देखिए फ्रांस के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। और इसी युद्ध को का नाम दिया जाता है कर्नाटक युद्ध, क्योंकि ये वाला क्षेत्र में ही जो राजा बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा? जैसे कि कर्नाटक में जो डुप्ले चाह रहा था कि अगला राजा जो बने चंदा साहेब बने, ठीक है, नवाब जो बनेगा। और अंग्रेज चाह रहा था कि अनवरुद्दीन इसका नवाब बने। इस कारण यानी कि अगला नवाब अंग्रेजों के हिसाब से या फ्रांसीसियों के हिसाब से बने। इस कारण अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ जाते हैं और इसी युद्ध का नाम दिया जाता है कर्नाटक युद्ध। तो समझिए कर्नाटक युद्ध। अब आपको यहां से क्या क्या बेसिक सवाल पूछे जाएंगे भाई। कर्नाटक युद्ध सबसे पहले पूछा जाएगा किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध किस तट के किनारे स्थित है भाई? तो याद करिए मैंने आपको बताया है मैप में ही। कहाँ गया दोस्त? ये देखिए इस तट को क्या बोल रहे? कोरोमंडल तट। उस समय का मैप में कर्नाटक कहाँ है? यहाँ है, ना कि यहाँ पे आप देखेंगे। कोंकण तट में टिक मत मार दीजिएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कौन से तट में हुआ भाई? तो ये तट हो गया आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। क्या तट हो जाएगा? तट का नाम हो गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसके बाद का सवाल, कर्नाटक युद्ध में कितने युद्ध हुए थे भाई? 3 युद्ध हुए थे। अब 3 युद्ध को समझिए। देखिए 3 युद्ध जो हुआ ना, जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। देखिए जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, अब इसको मैं समझाता हूं इस प्रकार से। देखिए जैसे कि ये क्षेत्र हो गया पाकिस्तान का और ये हो गया भाई भारत का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया भारत। अब पाकिस्तान मान के चलिए कि कोई भी मंदिर को तोड़ दिया गया है, ठीक है, हिंदू का टेम्पल को क्या कर दिया गया है? हिंदू के टेम्पल को क्या कर दिया गया? मुस्लिमों के द्वारा तोड़ दिया गया। अब इस कारण क्या देखने को पड़ता है? इसका रिएक्शन आपको भारत में देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा क्या मिलेगा कि जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो मुस्लिमों के जो क्या बोलते हैं भाई, मस्जिद हो गया, ठीक है ना, मस्जिद को तोड़ फोड़ रहे हैं। तो देखिए ये क्रिया हुई कहाँ पे थी भाई? पाकिस्तान में हुई, लेकिन इसका रिएक्शन यहां पर भी आपको देखने को मिल गया हिंदू मुस्लिम के बीच में। उसी प्रकार जो ये यूरोप है और ये जो एशिया है भाई, ठीक है ना, इस एशिया में ही क्या है? इंडिया है। और इस इंडिया में क्या कौन कौन है भाई? फ्रांसीसी है और अंग्रेज भी ट्रेड कर रहा है। और ये यूरोप में तो भाई फ्रांस होंगे ही, ठीक है ना, और इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड हो गया और फ्रांस है। अब यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, 1746 में, सॉरी 1746 में, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, 1746 से लेके 1748 2 साल तक युद्ध चलता है यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। क्यों? ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का। इस ऑस्ट्रिया पे इंग्लैंड का हक होगा या फ्रांस का हक होगा, इस कारण ये दोनों आपस में भिड़ गए। अब यहाँ ये लोग भिड़ रहे हैं यूरोप में, इसका प्रभाव यहाँ पे इंडिया में भी जो इंग्लैंड है यानी कि अंग्रेज जो है और फ्रांस जो है ये आपस में क्या कर गए? भिड़ गए। हुआ क्या था समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये लड़ाई कहाँ पे हो रही है? यूरोप में लड़ाई हो रही है। समझिए यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन भारत में भी देखने को मिल गया। जो यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग भी आपस में भिड़ गए। अंग्रेज को जो कैप्टन है बर्नेट, उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों के जहाज को क्या कर दिया? कब्जा कर लिया था, जिसके कारण डुप्ले ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो समझिएगा जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध होगा, अब इसमें आपको मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध होता है, डुप्ले क्या करेगा? किसके ऊपर आक्रमण कर देता है? अंग्रेजों के ऊपर। क्यों किया आक्रमण भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने समझाया कि यूरोप में किस कारण युद्ध हो रहा था?
इंग्लैंड, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, तो ऑस्ट्रिया को लेकर के, यानी कि ऑस्ट्रिया जो देश है उसका उत्तराधिकार अगला मतलब उस पर हक किसका होगा, अंग्रेज का या फ्रांस का। इस कारण ये लोग आपस में लड़े। इस कारण भारत में भी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेज का जो कैप्टन बर्नेट है उन्होंने क्या किया था, जो फ्रांसीसी के जो जहाज को कब्जा कर लिया, इसलिए डुप्ले ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर लिया था, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर लिया। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया था, अपनी सेना किसको दिया, कर्नाटक के जो राजा थे अनवरुद्दीन, उसको आगे करके लड़ाया, ठीक है ना, डुप्ले से अनवरुद्दीन को आगे कर दिया, नेतृत्व में अपनी सारी सेना भेज दिया और डुप्ले से इसके बीच में युद्ध हुई। इस युद्ध को कहा जाता है सेंट थॉम का युद्ध। तो पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच सेंट थॉम का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की हार हुई थी, डुप्ले जीत गया था, यानी फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। और जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, यानी कि कर्नाटक क्षेत्र, यानी कि ये जो मद्रास वाला जो, एक मिनट मैप में आ जाइए, यानी ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं मद्रास वाला जो क्षेत्र है, पूरा किसने जीत लिया, डुप्ले जीत लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1700, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ आपका, कहाँ गया भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, ये रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये रहा, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा था भाई, आपके यूरोप में हो रहे थे, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1746 से, और 1748 में 2 साल तक चलता है। और यहाँ पे यूरोप में ही फिर क्या होता है, एक ट्रीटी होता है, ठीक है। इस ट्रीटी का नाम है, याद रखिएगा, आक्सला सैपल संधि, ठीक है, आक्सला सैपल संधि। देखिए आक्सला सैपल एक जगह का नाम है यूरोप का, और इसको आज जो नए नाम से जानते हैं आचेन, तो आचेन की संधि भी बोल सकता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे रुका, एक्सला सेपल संधि से या आचेन की संधि, किस ट्रीटी से भाई, और इस ट्रीटी के बाद जो कर्नाटक डुप्ले जीत लिया था, ये फिर वापस कर देता है किसको, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। समझ में आया मेरी बातें या नहीं आई, पहले ये बताइए। पहले इसको एक बार नोट्स में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए पहले देखिए कर्नाटक युद्ध यहाँ से, क्योंकि ये सब तो आपको मैंने कल बता दिया था, ये सारी चीजें, है ना। चलिए यहाँ जाइए, कर्नाटक युद्ध यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच का जो संघर्ष है उसको हम क्या नाम देते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से देते हैं, ठीक है। कितने युद्ध हुए, कर्नाटक 3 कर्नाटक युद्ध में, कौन से तट भाई, कोरोमंडल तट, याद रखना है भाई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748, इसका रीजन क्या रहा था भाई, तो इसका कारण क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका कारण क्या है। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया देश, इसका उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और अंग्रेज के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कहां पे हुआ था ये युद्ध, यूरोप में हुआ था, जिसका रिएक्शन भारत के में जो स्थित फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी आपस में लड़ लिए, ठीक है। जिसके कारण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कई जहाजों को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी के गवर्नर कौन थे, डुप्ले ने क्या कर लिया था, अपनी जो उनका मदद किया था लॉ बर्दुने की सहायता से अंग्रेजों पर आक्रमण करके पूरा मद्रास को में जो स्थित जो किला है सेंट डेविड किला भी, ठीक है ना, याद करिए ये सेंट डेविड किला किसने बनाया था, तो डचों के द्वारा बनाया गया था 1605 में ही सेंट डेविड किला, है ना, जिसको डचों से कौन ले लिया था भाई, अंग्रेज ले लिया था। इस सेंट डेविड किला को भी और पूरा मद्रास क्षेत्र को डुप्ले जीत लिया था, फ्रांसीसियों ने जीत लिया था। समझ सकते हैं कि डुप्ले कितना पावरफुल था भाई। तो अंग्रेजों ने फिर कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन, जो मैंने आपको बताया कि अनवरुद्दीन को आगे करके अपनी सेना उनको दी अंग्रेजों ने, और उन डुप्ले पर क्या क्या आक्रमण किया, ठीक है। और इस युद्ध को क्या बोला जाता है, सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ा और उसको पराजित भी किया। फ्रांस इस युद्ध में क्या रहा था, विजय रहा था। यूरोप में फ्रांस अंग्रेजों के बीच समस्या हल करने के बाद, यानी यूरोप में क्या हुआ था, जो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच जो ऑस्ट्रिया को लेकर के लड़ाई चल रही थी, वो एक संधि के साथ समाप्त होती है, अक्सला सैपल की संधि, या इसको आचिन की संधि भी कहते हैं, जिसमें फ्रांसीसियों ने मद्रास को बाद, उसके बाद क्या हुआ था, जो फ्रांसीसियों ने जीता था वो फिर क्षेत्र मद्रास किसको दे देता, अंग्रेजों को वापस कर देती है, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आइए दूसरा कर्नाटक का युद्ध अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कर्नाटक का युद्ध आ जाइए भाई, दूसरा कर्नाटक का युद्ध, ये हो गया प्रथम कर्नाटक का युद्ध। अब देखिए दूसरा कर्नाटक है, यानी कि सेकंड कर्नाटक का युद्ध। देखिए सेकंड कर्नाटक का युद्ध को समझिएगा क्यों हुआ था, सेकंड कर्नाटक का जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको मैप में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये आपका मैसूर साम्राज्य हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कर्नाटक, और ये हो गया आपका हैदराबाद का निजाम, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, यहाँ पे कर्नाटक का जो अगला नवाब बनेगा, डुप्ले क्या चाह रहा था, डुप्ले चाह रहा था कि यहाँ पे चंदा साहेब को, ठीक है ना, चंदा साहेब को अगला नवाब बनाए, और जो अंग्रेज है
ठीक है ना, अंग्रेज जो है वो चाह रहा था यहाँ पे अनवरुद्दीन को बनाए, यानी यहाँ पे स्थानीय राजा के लिए, यानी कि यहाँ पे कौन अगला राजा बनेगा इसके लिए डुप्ले और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, ये दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तो इसका कारण समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताया। इसके कारण क्या है भाई, स्थानीय जो भारतीय राजा के मामले में हस्तक्षेप करने के कारण। और ये युद्ध कब से कब तक चलेगा, अगले साल से ही स्टार्ट होगा और 5 साल तक। तो भाई 1749 से लेकर 1754 तक ये युद्ध होगा, और जिसमें फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो कर्नाटक के नवाब होंगे, ठीक है, एक तो जो कर्नाटक के नवाब है अनवरुद्दीन, जिसको बनाना कौन चाह रहा था, अंग्रेज, और चंदा साहब को बनाना कौन चाह रहे थे, डुप्ले। इनके बीच में ही क्या करा देता है, युद्ध करा देता है। इस युद्ध को कहा जाता है अंबुर का युद्ध, जिसमें इसमें किसकी हार होती है, अनवरुद्दीन की हार हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो डुप्ले होता है ना, इसके ऊपर अंग्रेज जो लॉर्ड क्लाइव है 1751 में इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, और इस आक्रमण के बाद डुप्ले की हार होती है इसमें, और डुप्ले को वापस फिर भेज दिया जाता है। याद रखिएगा, यहां से टर्निंग पॉइंट होगा, डुप्ले वापस चला जाता है कहां, फ्रांस, और अगला गवर्नर फ्रांस का जो बना करके भेजा जाता है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको बोला जाएगा गोडेहू, ठीक है। गोडेहू को बनाया जाता है अगला फ्रांसीसी गवर्नर। तो देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध समझ में आया। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब, 1749 से लेकर 1754 तक चला था। कारण क्या है, स्थानीय भारतीय राजा को बनाने के मामले में हस्तक्षेप करने के कारण। ये यहाँ पे सेकंड कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था, अंबुर का युद्ध। किसके किसके बीच में, कर्नाटक का जो राजा बनेगा अनवरुद्दीन, ये कौन चाहता था, अंग्रेज, और फ्रांसीसी चाहता था चंदा साहब। इन दोनों के बीच में ही क्या हो गया भाई, इनको युद्ध करा दिया। हालांकि इनको मदद कौन कर रहा है, डुप्ले की सेना, और इनकी कौन मदद कर रहा है, अनवरुद्दीन को, अंग्रेजों की सेना। इसी को कहा गया अंबुर की युद्ध, जिसमें अनवरुद्दीन क्या होती है भाई, अनवरुद्दीन की हार होती है। लेकिन 1751 में डुप्ले पे आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया फ्रांस के सरकार वहां पे वापस इनको बुला लेती है, और अगला गवर्नर गोडेहू को बना करके भेजा जाता है भारत। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध समझ में आया। चलिए पहले दूसरा कर्नाटक युद्ध को पहले रिवीजन करिए, उसके बाद आएंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोग। अच्छा हाँ, ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध पूछा जाएगा किस संधि के कारण समाप्त हुआ था, तो फिर यहीं पे इनके बीच में क्या होता है, एक संधि होता है। तो देखिए ये स्थानीय रीजन रहा है ना, तो यहाँ पे स्थानीय रीजन के कारण स्थानीय संधि होगा। पहला जो संधि कर्नाटक युद्ध है क्या देखा, एक्सला सेपल संधि या आचिन की संधि, जो यूरोप का एक स्थान है भाई, क्योंकि पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ऑस्ट्रिया देश को उत्तराधिकार जीतने के लिए लड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे स्थानीय के कारण, स्थानीय रीजन के कारण यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़े, इसलिए यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अब जो स्थानीय हस्तक्षेप होंगे, राजा कौन बनेगा अगला, इस पे ना तो फ्रांसीसी और ना ही अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे। और ये जो पौंडीचेरी जो आप देख रहे हैं, जो फ्रांसीसियों की जो थी व्यापारी कोठी, इसको अंग्रेज ले लेते हैं इस संधि के द्वारा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए अब आइए इसको रिवीजन करिए पहले नोट्स में, सेकेंड कर्नाटक युद्ध को। सेकंड कर्नाटक युद्ध का, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754। कर्नाटक, इसका कारण क्या है, हैदराबाद का निजाम की मृत्यु हो गई है इसमें, और कर्नाटक और हैदराबाद का नवाब अब बनने के लिए इसमें, यानी स्थानीय राजा बनाने के लिए यहाँ पे लड़ाई गया था, यह एक स्थानीय कारण था। डुप्ले कर्नाटक में नवाब चंदा साहेब को तथा हैदराबाद में चाहता था मुजफ्फर जंग को नवाब बनाना, और अंग्रेज चाहता था अनवरुद्दीन और नासिर जंग को नवाब बनाना चाहता था। इस कारण फ्रांस अंग्रेजों के बीच में अंबुर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। कौन सा युद्ध हुआ था, और प्रथम में कौन सा युद्ध हुआ था भाई, मैंने बताया था सेंट थॉम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट थॉम, ठीक है। और यहाँ हुआ अंबुर का युद्ध, ये सब एकदम याद रखिएगा दूसरे कर्नाटक। और इस समय फ्रांसीसी कंपनी काफी लॉस में चल रही थी, क्योंकि ये जो भी कंपनी कमाई थी फ्रांसीसी की कंपनी या डुप्ले ने जो भी पैसा कमाया था, वो सारा पैसा इस 5 साल में कौन अगला नवाब बनेगा उसमें ही ये खर्च कर दिए थे, इसलिए कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। इसलिए डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रांस में, इसलिए डुप्ले को क्या किया, वापस बुला लिया फ्रांस में, और नया गवर्नर गोडेहू को बना करके भेजा गया भारत। और 1754 में कौन सा, ये दूसरा कर्नाटक युद्ध कैसे शांत हुआ, पौंडीचेरी की संधि में, पौंडीचेरी की संधि हुई थी। और ये संधि किसके बीच में हुआ था, फ्रांस का गवर्नर कौन था, गोडेहू के बीच में हुआ था। तो पूछता है ये इसमें साइन किसने किया था, तो फ्रांस के कौन से गवर्नर, डुप्ले, मत टिक करिएगा भाई, डुप्ले को वापस बुला लिया गया, अगला गवर्नर गोडेहू को बना के भेजा गया है, और अंग्रेजों के साथ संधि हुआ है 1754 में, पौंडीचेरी की संधि, इस पर सिग्नेचर किसका है, गोडेहू का। और दूसरा कर्नाटक युद्ध फिर समाप्त होता है। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध होगा। आप देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध के रीजन को भी समझ लीजिए। ये रीजन है यूरोप में क्या हो रहा है, 1756 से लेके 1700
1763 तक, यानी कितने साल तक, 7 साल तक जो अंग्रेज है, ठीक है, और जो फ्रांस है, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। किस कारण, जो कनाडा जो देश है, इस पे किसका अधिकार था, अंग्रेजों का था, लेकिन फ्रांस ने कह दिया कि इस पे मेरा अधिकार। इस कारण ये 7 वर्षों तक यहाँ पे इनके बीच में क्या हुआ भाई, युद्ध कैसी स्थिति बनी रही, आपस में भिड़ते रहे। अब इसके रिएक्शन भारत में देखने को मिला, इंडिया में, यहाँ पे भी अंग्रेज और फ्रांस क्या किए, आपस में भिड़ गए। अब इस समय जो मैंने बताया कि जो अगला जो गवर्नर बन करके आए हैं गोडेहू साहब, है ना, देखिएगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध को आप समझिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध, जो अगला जो गवर्नर बन के आया गोडेहू, गोडेहू ने क्या किया, मद्रास जो किसके अधीन था भाई, अंग्रेजों के अधीन था, उस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है, बिना परमिशन के, बिना किसी रीजन गोडेहू इस पे आक्रमण कर देता है। अब जिसके कारण अंग्रेज जो होते हैं गोडेहू को क्या करते हैं भाई, कैदी बना लेते हैं, उनको मतलब उनको पकड़ते हैं और कैदी बना लेते हैं, और फ्रांस इनको भेजा जाता पहले। और फ्रांस मतलब भेजना का मतलब फ्रांस में चिट्ठी लिख करके भेजा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि गोडेहू ने जो भी आक्रमण हमारे ऊपर किया है, क्योंकि पंडिचेरी की संधि हो गई थी भाई, शांति माहौल हो गए थे, दूसरा कर्नाटक, तीसरा कर्नाटक, ये गोडेहू ने क्या किया था भाई कि मद्रास में आक्रमण कर दिया था। इस कारण अंग्रेज चिट्ठी लिख करके फ्रांस से पूछ रहा है कि इसने क्यों आक्रमण किया हमारे ऊपर, हम इसके ऊपर केस करेंगे, और इनको केस करके गोडेहू को क्या किया जाता, फांसी का सजा दिया जाता है, ठीक है ना, और फांसी का सजा दिया जाता है। इससे पूर्व एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भूल गया यहाँ पे बताना, अब ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ भारत में कब, 1758 से लेकर के 1763 में, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रांस का जो गवर्नर है कौन है, गोडेहू है, कौन है, गोडेहू, गोडेहू है। इसने क्या किया, मद्रास जो क्षेत्र है जो अंग्रेजों के अधीन, इसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण के कारण ही अंग्रेज ने क्या किया, गोडेहू के ऊपर आक्रमण किया 1760 में, और इस युद्ध को कहा जाता है वांडीवास का युद्ध। इस वांडीवास के युद्ध के तहत ही जो अंग्रेजों का जो साम्राज्य है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर अब एक संधि होती है, ट्रीटी की जाती है, और ये ट्रीटी कौन सी की जाती है, पेरिस की संधि, ठीक है। क्योंकि पेरिस क्यों है भाई, यूरोप का एक देश है पेरिस, क्योंकि यूरोप के कारण, यूरोप में क्या था, 7 वर्षों से युद्ध चल रहा था, उसके कारण ही यहाँ पे भारत में ये तीसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये पेरिस की संधि होती है, और इस संधि में ये बोला जाता है कि जो फ्रांस है अब कोई गवर्नर भारत नहीं भेजेगा और ना ही कोई सेना अपनी भेजेगा। अब ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अंग्रेजों के अधीन रह करके क्या करेगी, व्यापार करेगी। इट मीन्स क्या हो गया, अब फ्रांसीसियों का कोई अधिकार नहीं रहा, ठीक है ना, यानी कि फ्रांसीसियों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी बना रखी थी, देखिए फ्रांसीसियों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी बना रखी थी, मसूलीपट्टनम, यनम, पंडिचेरी तो छीन ही लिया अंग्रेजों ने, कराईकल, माहे, ये अब इनके अधीन नहीं रहा, अब ये अंग्रेजों के हाथ आ चुका था, ठीक है, समझ में आया। तो भाई अब ये क्लियर हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध भी। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ भाई, वांडीवास का युद्ध हुआ, और इसी वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, पूरा साम्राज्य समाप्त होता है। तो देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक चला। कारण क्या है, यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच कनाडा में उत्तराधिकार के लिए 7 वर्षों तक सप्तवर्षीय युद्ध चला, 1756 से लेकर 1763 तक। फ्रांस ने 1758 में काउंट डी लाली को भारत भेजा अगला गवर्नर बना करके, ठीक है ना, 1758 में, हाँ ये मैं नाम नहीं बताया आपको, काउंट डी लाली जो अगला गवर्नर भारत बन करके भेजा जाता, और इन्होंने ही क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है, अंग्रेजों के मद्रास वाला क्षेत्र में, जिसपे अंग्रेज के सर आयर कुट जो है उनके ही नेतृत्व में लाली के ऊपर आक्रमण किया और लाली को बंदी बना लिया गया। और 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसमें फ्रांसीसी को कहा गया कि अब कोई भी गवर्नर भारत नहीं भेजे जाएंगे और ना ही अब कोई व्यापार करेंगे, अब ये व्यापार जो भी करेंगे हमारे अधीन रह करके ही, यानी कि जो भी होगा अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे अधीन रह करके ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और यहाँ पे जो युद्ध आक्रमण होगा यहाँ पे छूट गया है, ठीक है ना, आक्रमण जो हुआ था, जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को कहा जाता है, ये रहा यार, देखिए मैंने लिखा, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। और इसी युद्ध के साथ ही, ठीक है, फ्रांस की जो है, फ्रांस की साम्राज्य क्या होती है भाई, समाप्त हो जाती है। फ्रांस के साम्राज्य क्या होती है, समाप्त हो जाती है 1760 में। जो 1664 में आते हैं वो 1760 में पूरी तरह से वांडीवास के युद्ध से, थर्ड कर्नाटक युद्ध में जो वांडीवास का युद्ध होता है, इसमें पूरी समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 1947 में अंग्रेज आज़ाद होगा, अंग्रेज भारत को छोड़ रहा होगा, ठीक है ना, भारत आज़ादी मिलेगा। तो जो फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था, मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है, वो भी आज़ाद हो गया, भारत के अधीन आ जाता है वो। फिर 1905 चंद्रनगर भी आज़ाद हो जाता है। लेकिन फ्रांसीसियों का जो 3-4 क्षेत्र है, देखिए, जो पौंडीचेरी हो गया, जो माहे हो गया, और जो कराईकल हो गया, ठीक है, और ये जो यनम है, यमन मैंने लिख दिया, यनम होगा, ठीक है, यहाँ से
फ्रांसीसियों को भगाया गया 1955 में, ठीक है। सैनिक कार्रवाई की गई 1955 में, माफ करिएगा 1955 में इनको यहाँ से भगाया गया था, पांडिचेरी, माहे, कराईकल और यनम से, ठीक है। अब समझिए इसको, मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा इस मैप को ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बहुत खतरनाक लेवल पे क्वेश्चन, बीपीएससी वगैरह में भी। देखिए ये हो गया आपका पौंडीचेरी, ठीक है, ये हो गया आपका पौंडीचेरी, ठीक है। ये अभी कहाँ है, ये कर्नाटक हो गया, ये मैसूर हो गया, और ये हो गया आपका मसूलीपट्टनम हो गया। तो मसूलीपट्टनम तो खैर अब आज़ाद हो चुका है, यनम हो गया ये, ठीक है। ये हो गया माहे, और ये हो गया आपका कराईकल, ठीक है, ये हो गया आप कराईकल। तो ये मसूलीपट्टनम हटा दे रहे क्योंकि 1947 में ही मसूलीपट्टनम, क्योंकि अंग्रेजों का अधीन था, ये क्षेत्र हो गया था, छोड़ के चला गया था फ्रांसीसियों का यहाँ पे, लेकिन अभी अपना अधिकार था यनम में, पौंडीचेरी में, कराईकल में और माहे में, केरल वाला जो क्षेत्र है देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इनको भगाया कब गया, 1955 में। कब भगाया गया भाई, 1955 में अंग्रेज फ्रांसीसियों के ऊपर भारतीयों ने सैनिक कार्रवाई की, इनको यहाँ से भगाया गया। तो अब ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यानी कि यनम में, पौंडीचेरी में, कराईकल में और माहे में, यहाँ पे किसकी संस्कृति, फ्रांसीसियों भाई बस गए थे, इनकी बस्तियां थी। तो फ्रांसीसियों की संस्कृति को बचाने के लिए पौंडीचेरी को क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये सारे क्षेत्र को, यनम जो आज आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो कहाँ है, तमिलनाडु में है, माहे कहाँ है, केरल में है, इन सब को माहे, यनम, कराईकल और इसको सब पौंडीचेरी, ये चारों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। चारों को एक क्षेत्र बना दिया गया, क्यों, ताकि फ्रांसीसियों की जो है संस्कृति बनी रहे, सुरक्षित रहे। अब एग्जाम में ये देखिए, अब इसको समझिए, जैसे कि ये माहे है, ये कहाँ है, ऐसे है तो अभी ये केरल में। तो माहे में कोई भी घटना अगर घटती है, तो अगर कोई कोर्ट केस होता है, तो इसके लिए कोर्ट की कार्रवाई कहाँ पे होगी भाई, तो पौंडीचेरी में होगी। उसी प्रकार कराईकल में कोई भी घटना होती है, तो इसकी कोर्ट की कार्रवाई कहाँ होगी, पौंडीचेरी में, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में होगा। यनम है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, लेकिन यनम में कोई भी कार्रवाई होती है, कोर्ट केस वगैरह कुछ भी देखा जाएगा कहाँ, क्योंकि ये सारे कहाँ किसके अधीन है भाई, पौंडीचेरी के अधीन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों का क्षेत्र रहा, माहे में भी इनकी संस्कृति यहाँ थी, तो इसकी संस्कृति बनी रहे, इसीलिए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पौंडीचेरी, इसके ही अधीन यनम हो गया, माहे हो गया और कराईकल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पांडिचेरी का वह कौन सा भाग है जो केरल में स्थित है, तो भाई कौन होगा, माहे हो जाएगा। बोला जाएगा कि पांडिचेरी का वह कौन सा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में, तो क्या बोलेंगे, यनम बोलेंगे। पांडिचेरी का वह कौन सा हिस्सा है जो तमिलनाडु में, तो क्या बोलेंगे, कराईकल में। समझ में आया। देखिए कहना हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ऑलमोस्ट एग्जाम आपको कहीं बहुत कम जगह आपको पता चलेगा ये सब चीजें, जानकारी। देखिए कहना हम ये चाह रहे थे आपको कि ये जो आपका कराईकल है, ठीक है, ये कराईकल है कहाँ पे, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका पौंडीचेरी, ये हो गया आपका यनम, और ये हो गया आपका माहे। ये सब है, ये माहे है तो केरल में, ठीक है, यनम है तो आपका आंध्रा में, पौंडीचेरी, कराईकल है तो तमिलनाडु में, लेकिन पौंडीचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। ये भी अगर आप देखें तो कहाँ, तमिलनाडु में ही है। और इसी पौंडीचेरी का दिन यनम को भी रखा गया है, माहे को भी रखा गया और कराईकल को भी रखा गया है, ठीक है। यानी माहे है कहाँ, केरल में, लेकिन ये है किसका पार्ट, पौंडीचेरी का पार्ट है। तो देखिए अब जैसे बिहार में देख रहे हैं या झारखंड अगर आप देख रहे हो, तो झारखंड का ये पूरा हिस्सा है ना भाई, तो ये पौंडीचेरी का ये पूरा हिस्सा तो ये है ही, लेकिन पौंडीचेरी का कुछ हिस्सा यहाँ पे माहे भी है, यहाँ पे यनम में भी है, और ये कराईकल, ये पौंडीचेरी का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि ऐसा ये यहाँ पे फ्रांसीसियों की अपनी बस्तियां थी, व्यापारिक कोठी थी, तो इनकी संस्कृति यहाँ पे देखी जाती है, इसलिए इनकी संस्कृति जो है सुरक्षित रहे, इसलिए पौंडीचेरी को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पौंडीचेरी का कौन सा हिस्सा आंध्र प्रदेश में, यनम में, पौंडीचेरी का कौन सा हिस्सा केरल में, तो माहे, पौंडीचेरी का कौन सा हिस्सा तमिलनाडु में, तो क्या बोलेंगे, कराईकल। समझ में आया ये बात। चलिए अब आप ये नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ वही लिखा गया, पौंडीचेरी के बाद जो है यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी के बाद में क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। पौंडीचेरी का यनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, माहे केरल में है और कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। अब ये एक लाइन में लिखा हुआ है, इसको समझाने में मुझे कितना समय लगा, अगर वो समझे तब ये एक लाइन समझ में आएगा। तो ये रहा फ्रांसीसियों का। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए पहले फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी एक बार रिवीजन करिए। देखिए फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापना हुआ भाई, चलिए पहले इसको क्लियर कर लिया जाए थोड़ा साफ साफ।
थोड़ा दिखना चाहिए भाई, है ना। चलिए, ये पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापना हुई। उसके बाद इन्होंने माहे में बनाया, केरल में, यनम में, मसूलीपट्टनम में, उसके बाद पौंडीचेरी और तमिलनाडु कराईकल, और वेस्ट बंगाल में कहा, चंद्रनगर में भी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया। 3 कर्नाटक युद्ध को मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, यहाँ से भर भर के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कर्नाटक युद्ध तो मैं यहाँ रिवीजन करवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वार भी आप इसको एग्जाम में कई बार आपको मिलेगा। किस तट पे स्थित है भाई? कोरोमंडल तट पे स्थित है। ठीक है, कितने युद्ध हुए हैं? 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। 3 में 2 जो है यूरोप का कारण है और एक जो है स्थानीय कारण है। ठीक है, वो आपको मैं समझा रखा। देखिए, फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हुआ था? 1746 से लेके 1748 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किस कारण हुआ था? तो ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक देश है, इसका उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, यानी अंग्रेज और फ्रांस वहां पे लड़ रहे हैं यूरोप में कि ऑस्ट्रिया पे मेरा अधिकार होगा, इस कारण। और इस कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में देखा गया। कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। ठीक है, सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? आक्सला सेप्पल की संधि हुई थी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आचेन की संधि भी। ठीक है, चलिए हो गया। सेकंड कार्नेटिक वार क्या है भाई? 1749 से लेकर के 1754। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, 1749 लेके 1754। रीजन क्या है भाई? स्थानीय रीजन है ना, यानी स्थानीय हस्तक्षेप के राजा भारत में कौन बनेगा, इस कारण भारत में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और इसमें कौन सा युद्ध आपको मैंने बताया? अंबुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें कर्नाटक का नवाब जिसमें डुप्ले चाह रहा था, कौन बने भाई? चंदा साहब, और अंग्रेज चाह रहा था अनवरुद्दीन। इनके बीच ही अंबुर का युद्ध हुआ। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? पौंडीचेरी का संधि हुआ था। ठीक है, पौंडीचेरी का संधि हुआ था। यह स्थानीय है, इसलिए स्थानीय संधि का नाम होगा। ये भाई यूरोप का कारण, यूरोप में लड़ाई कर रहा है, फ्रांस और अंग्रेज लड़ रहा है, इस कारण अक्सला सेपल जो एक जगह है यूरोप का। अब आ जाए थर्ड कर्नाटिक वार कब हुआ? 1758 से लेके 1763 तक। ठीक है, अब इसका कारण क्या है भाई? सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में हुआ कब से? 1756 से लेके 1763 में। ठीक है, और यहाँ पे इसके कारण भारत में कौन सा युद्ध देखने को मिला? 1760 में वांडीवास का युद्ध। और इसी वांडीवास के युद्ध से पूरा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य समाप्त होता है। और यहाँ पे संधि कौन सा होगा? अब यूरोप में ये कारण है लड़ाई का, तो यूरोप का ही कोई नाम आएगा, पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि के साथ ही ये तीसरा कर्नेटिक वार भी समाप्त हो जाता है। तो बताइए, ठीक है, यह रिवीजन हुआ कि नहीं भाई? और यहाँ पे जो वांडीवास का युद्ध हुआ था किसके बीच में भी बताइएगा। तो जो फ्रांस के गवर्नर कौन थे भाई? काउंट डी लाली थे। अच्छा, पांडिचेरी की संधि पे हस्ताक्षर किसने किया था? इसमें डुप्ले कौन थे? डुप्ले को भेज दिया गया था। इसके बाद कौन गवर्नर था? गोडेहू ने हस्ताक्षर किया था इस संधि पे। ये हो गया रिवीजन। चलिए, अब कल शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा जितना भी हम लोगों ने 5 क्लास किए हैं भाई। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप देखिए, समझ लीजिए भाई, इसमें ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अंग्रेजों के बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ना ही है, इसीलिए देखिए आपने क्या क्या देख लिया? पुर्तगालियों के बारे में देख लिया, डच देख लिया, डेनिश देख लिया, फ्रांस देख लिया। अब अंग्रेजों के बारे में पूरा पढ़ रहा है। अंग्रेज कब आए भारत में? 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर लिया। मैंने बताया भारत कब आएंगे? 1608 में आएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे और अंग्रेज कैसे इनको भगाया। आप ये देख लिया, पुर्तगालियों को, डचों को, उसके बाद डेनिश को और फ्रांस को आपने देख लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ कर्नाटक युद्ध भी आपने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए भारत आया था, है ना, अंग्रेज भारत में जो ट्रेड करने के लिए आया था, अब कैसे ट्रेड करने के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी, यानी कि अपना विस्तार कैसे भारत में करेगा। ठीक है, विस्तार भारत में आप इसको देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से एक और टफ पार्ट चल रहा होगा। एक तो टफ पार्ट आपका हो गया खत्म। छठे क्लास में मैं दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स, 1 पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा रिवीजन करा के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग, तब तक के लिए। और सारे वीडियो जरूर देख लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, कल के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।